नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि 29 जनवरी 2012 का पेपर का होगा। और ये सीटीपी जो है पेपर 1 का क्वेश्चन है, जो कि 1 to 5 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो देखिए, जो हमने जो है पढ़ा है कि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है इसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से जो है इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है, और जिसमें जो है बच्चे जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और बच्चे जो है इसमें इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जिससे कि 5 इंद्रियां होती हैं हमारी। उसमें से होती है आइज, ईयर, ठीक है, आइज, ईयर और नोज, ठीक है, स्किन और टंग, ठीक है। ये 5 जो है हमारे सेंस ऑर्गन है। इसी के थ्रू जो है बच्चे जो 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, ठीक है, इनके अनुसार से, जीन पियाजे के अनुसार से। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, क्या बच्चे जो है सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने लगते हैं उस एज में? बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान। तो देखिए, तार्किक रूप से समस्या समाधान इन्होंने तीसरे स्टेज में बताया है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इन्होंने बताया है, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। तर्क करने की क्षमता जो है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता ये नहीं होगा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता ये भी नहीं होगा, ठीक है। विश्लेषण करने की उनमें योग्यता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है बोलना शुरू कर रहे होते हैं, तर्क को कैसे दे सकते हैं। तो उनका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। यानी जो है वो देखते हैं, ठीक है, आंखों से देखते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो अपने घर परिवार में आसपास में देखते हैं कि बच्चे जो हैं देख रहे होते हैं, क्या जो है नकल करने का वो प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी ने कह दिया पापा, तो भी पापा करने का प्रयास करेंगे। किसी ने कह दिया मम्मा, तो मम्मा करने का प्रयास करेंगे। या जो है वो किसी ने जो है उसने देखा कि बच्चे जो हैं बॉल से खेल रहे हैं, तो वो भी बॉल को जो है कैच करने का प्रयास करता है। विभिन्न चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, और वे जो है कैसे सीखता है, वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो और इन्होंने जो है हिंस की स्टोरी को भी मैं एक दिन आपको बता दूंगी, जिसमें जो है इन्होंने बताया था कि इन्होंने जो है अपने ही 3 बच्चों में जो है इससे जो है टेस्ट किया था कि बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो क्या नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए जो है एक शिक्षक जो है क्या कठोर निर्देश देकर कर सकता है, उसका व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देने से क्या उसमें जो है नैतिक मूल्य का विकास होगा? क्या सही है, क्या गलत है, क्या वो धार्मिक शिक्षा से उसे मिल जाएगी सब कुछ, उसे जो है उससे जो है उसको नॉलेज मिलेगी? नहीं, ये नहीं होगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो देखिए, व्यवहार के आप हर जगह नियम बनाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है स्पष्ट नियम बना दें। यहाँ पर आपको ये करना है, जैसे आप किसी को प्रणाम करना रहता है, या कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, लाइफ में आगे जाकर क्या डिसीजन लेना है, क्या कोई अचानक से आपके साथ सिचुएशन बनता है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी नियम बनाकर कैसे रख सकते हैं? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये भी आपका तो स्पष्ट ही है कि स्पष्ट नियम बनाकर व्यवहार को जो है नहीं सिखाया जा सकता है, ठीक है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही, ये तरीका आपका सही हो सकता है। एक शिक्षक जो है ऐसा केस स्टडी कर सकते हैं, विभिन्न केस स्टडी को लाकर जो है वो बातें कर सकते हैं कि नैतिक मुद्दों पर जो है जो आधारित जो मुद्दे हैं उन पर वो चर्चा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसमें विकास होगा कि डिसीजन जो है किस सिचुएशन में क्या लेना चाहिए,
जैसे कि हिंस की दुविधा है कि वो जो है उसका जो है पत्नी बीमार है एक तरफ, और एक तरफ जो है उसके पास पैसा नहीं है, और जो केमिस्ट है यानी कि जो डॉक्टर है या जो दवा वाला है वो दवा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या उसको करना चाहिए, या तो अपने बीबी को मरने देना चाहिए या तो चोरी करके उससे दवाई जो है उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस दुविधा में वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि एक स्टडी हो गया, इस स्टडी से जो है पता चलेगा कि बच्चे जो हैं उनमें जो है नैतिक मूल्य का विकास जो है इससे होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है कोहलबर्ग ने भी जो है रिसर्च कर रखा है। तो इसी प्रकार के केस स्टडी जो है बच्चों से कराया जाए, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि है कि कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कि आप जा रहे हैं रास्ते पर, एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, या तो आप वहाँ से चलते बनेंगे, या आप उसका मदद करने का प्रयास करेंगे, या आप वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनकी जो है मानसिकताओं को जाना जा सकता है और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है एक शिक्षक के रूप में। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे तो देखिए शिक्षार्थियों को जो है कक्षा कक्ष में जो है जो उनके जो हम उम्र के बच्चे हैं यानी कि उनके दोस्त हैं, जो सहपाठी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। अंतःक्रिया करने के लिए जो है एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। क्या इससे जो है शिक्षक जो है कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर नहीं सीखेंगे, बहुत कुछ और भी सीखेंगे, तो ये आपका नहीं होगा। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, तो क्या आपको जो है पाठ्यक्रम को सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए इंटरेक्शन कराएंगे? ये भी नहीं होगा। वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 4। बच्चे जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उनका जो है जैसे कि उम्र के साथ बहुत सारे चेंजेज आते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो चेंजेज आते हैं उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं, या समाज में किसी से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उनके परिवार के बारे में वो जानेंगे, उनके परिवार के बारे में वो जानेंगे, ठीक है। विभिन्न चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो सामाजिक कौशल को सीखेंगे, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, समाज में जो है किस तरह का जो है व्यक्तित्व का इंसान हमें बनना चाहिए, आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, मोटिवेशंस वगैरह सब कुछ मिल सकता है जब इंटरेक्शन होगा तो, ठीक है। तो बच्चे जो है एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो विभिन्न मुद्दों पर वो डिस्कस करते हैं, इससे उनकी सामाजिक कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इंटरेक्शन कराना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब निरयोग्य बच्चा जो है यानी कि वो जो है अभी पढ़ना नहीं जानता है, तो वैसी स्थिति में जो है क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए क्या? सबसे जैसे ही बच्चा जो है आप जानते हैं कि वो उतना पढ़ा लिखा अभी नहीं है, अभी पढ़ने के लिए आया है, तो क्या उस बच्चे से जो है एंट्रेंस लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, प्रवेश परीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए क्या? उसे जो है अपने विद्यालय में जो है एडमिशन नहीं देना चाहिए और दूसरे विद्यालय में भेजने के लिए प्रस्ताव देना चाहिए? नहीं, ये भी गलत तरीका है। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात है। अन्य विद्यार्थियों से अलग नहीं रखना चाहिए बल्कि सभी विद्यार्थियों के बीच में रखना चाहिए। उसे जो है विभिन्न दोस्त बनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वो जो है बातचीत कर सके, सबसे जो है चीज़ों को सीख सके, जो चीज़ों से नहीं आता है वो अन्य बच्चों से सीख सके, ये उसका जो है एनवायरनमेंट उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो और है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन 4 ही सही होगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। क्वेश्चन 20 है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। तो देखिए जो शिक्षार्थी जो त्रुटि करते हैं ये क्या संकेत करता है? आपके ऑप्शंस है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता।
यानी कि देखिए, जो शिक्षार्थी जो है पढ़ने के समय विभिन्न त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, ये किस ओर संकेत ये करता है? ये इस ओर संकेत करता है कि उन्हें जो है और अभ्यास की आवश्यकता है और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। और गलतियों के लिए जो है कभी भी एक शिक्षक जब आप बनेंगे तो आपको बच्चों को डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो देखिए, समस्या समाधान करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति होता है, आपके ऑप्शन है प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या के प्रति जागरूकता। जब तक आप समस्या को नहीं जानेंगे उससे संबंधित जो कार्य है वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो समस्या को जानने के पश्चात ही तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चरण आपका हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। उसके पश्चात जो है आप प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करेंगे, उससे संबंधित जो है जितने भी समस्या से संबंधित जानकारियाँ हैं उसको आप एकत्र करेंगे। उसके पश्चात आप प्राकल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर आप प्राकल्पना का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति का जो है चरण होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यदि कहा जाए तो समस्या के प्रति जागरूकता ही सही है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव का व्यक्तित्व जो है किसका परिणाम है? आपके ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिक और वातावरण की अंतक्रिया का, केवल वातावरण का। तो देखिए, मानव का जो व्यक्तित्व का विकास होता है ये किन किन कारकों से होता है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का, ठीक है। आनुवांशिकता और साथ में जो है वातावरण, दोनों का जो इंटरेक्शन है, ये दोनों जो है कारक बनते हैं मानव के व्यक्तित्व का विकास में, ठीक है। मानव जो है बचपन से ही जो है, जन्म से जो है उसमें आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि उसके माता पिता द्वारा जो है उससे प्राप्त होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है वातावरण में वो पल बढ़ रहा है, उसको शिक्षा प्रदान हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और उसको किस प्रकार के वातावरण जो है उसे उपलब्ध कराया गया है, उसी प्रकार के उसके व्यवहार में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का यह परिणाम होता है मानव का व्यक्तित्व। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 23, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि बच्चों का जो है जो सीखने का जो दर है वो भिन्न होती है, ठीक है, और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यानी कि जो बच्चे जो हैं सभी एक समान तरीक़ों से नहीं सीख पाएंगे को या और एक असमान आपका जो गति रहेगा, स्पीड रहेगा पढ़ाने का, उस स्पीड से जो है बच्चे नहीं सीख पाएंगे। सब बच्चे जो हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही जो है थोड़ा जो है कमज़ोर होते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं दिव्यांग भी होते हैं, जैसे कि हम समावेशी शिक्षा का यदि बात करें। तो यहाँ पे देखिए इस स्थिति में जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है व्यक्तिगत रूप से इसलिए ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की जो विकास दर है भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 ही सही दिया गया है। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। तो देखिए अदर ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे, ऑप्शन 1 ही इसमें राइट है। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? व्यावसायिक, अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो सीखने का क्षेत्र का यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपका भावात्मक, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा भावात्मक। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, तो देखिए जब बच्चा जो है कार्य करते हुए क्या हो रहा है, उबने लगता है, यानी कि उसे जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, वो जो है परेशान हो चुका है कार्य करते करते। तो ये जो है किस ओर संकेत करता है? आपके ऑप्शन से बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है,
बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि कार्य जो है वही सेम कार्य जो है बार बार कराया जा रहा है, इसलिए जो है बच्चा जो है उससे उब रहा है। ठीक है, उसको जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नई चीज़ें उस सीखने को नहीं मिल रही है, वही चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है। तो इससे जो है बच्चा जो है परेशान हो रहा है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रही, बिल्कुल भी उस कार्य में मन नहीं लग रहा है। तो इसका यही संकेत है कि कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि अनुशासित करने की ज़रूरत है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चा में सीखने की योग्यता नहीं है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, कार्य को जो है बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो सामाजिकरण क्या है? आपके ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यहाँ पे देखिए समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया होता है जिसमें बच्चे जो है समाज में रहना सीखते हैं, समाज के जो है किस समाज में जो है किस तरह से जो है इंटरेक्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि जो है समाजीकरण की संस्थाओं की यदि बात किया जाए तो प्राथमिक संस्था परिवार होती है। परिवार में ही बच्चे जो है शुरू में पलते हैं, बढ़ते हैं, और वहीं से जो है अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से, विभिन्न वहाँ के जो है जो भी इन्वायरमेंट होता है वहाँ से वो सीखते हैं। ठीक है, तो जो भी वो करते हैं वही चीज़ को वो करने का प्रयास करते हैं, तो वो जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। उसी प्रकार से समाजीकरण की द्वितीयक संस्था की यदि बात करें तो विद्यालय हो गया, दोस्त विद्यालय हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया, इस प्रकार से जो है बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है शिक्षा के संदर्भ में सामाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी कि जो आपका सामाजिक वातावरण में है बच्चे जो है उसमें एडप्ट कर सके, ठीक है, अनुकूलन उसका हो सके और समायोजन कर सके। ऐसा नहीं कि उसको जो है कुछ अलग फील हो, वो जो है समाज में जो है इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो जो है समाज को जो है समाज में एडप्ट ही नहीं कर पा रहा है, अनुकूलन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो सामाजिकरण का यही अर्थ है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वीडियोज़ को यदि आप देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेड फरवरी 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ को भी अपलोड कर दिया है, और आगे भी जो है उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ अपलोड होंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है तो नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो देखिए विकास दर समान नहीं होता है कहा गया है। वृद्धि और विकास में आपने पढ़ा होगा कि विकास दर जो है ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और विकास जो है जीवन पर्यंत चलती है, और वृद्धि जो है एक समय पर आके रुक जाती है। विकास को जो है हम माप नहीं सकते हैं कि इसमें इतना विकास हुआ, इसमें उतना विकास हुआ, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, तो विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड ही सही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी का जो है विकास दर समान नहीं होता है, सबका जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नहीं कहा गया, नहीं है कहा गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकेंड ही राइट है आपका। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन 28 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है।
तो मानव विकास को जो है किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। आध्यात्मिक नहीं होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड ही सही है। संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है यहाँ सेकंड ही सही हो जाएगा आपका। मानव विकास को जो है किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। तो ठीक है, ये जो है क्या कर रही हैं शिक्षिका? जो पाठ्य वस्तु है और फल सब्जियां हैं, ठीक है, इनके कुछ चित्रों का ये प्रयोग करती हैं और उससे संबंधित जो है बच्चों से जो है चर्चा कर रही हैं कि ये सब्जी जो है हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, इससे जो है हमें ये विटामिन मिलता है, ये न्यूट्रिशन मिलता है, ये वो डिस्कस कर रही है। ठीक है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपगम डैश पर आधारित है। तो किस पर आधारित ये तरीका है, ये उपागम है? तो आपके ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो देखिए ये जो है ज्ञान के निर्माण में जो है यह आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वो जो है बस सब्जियों को, फलों को, चित्र को दिखा रही है और डिस्कस कर रही है, चर्चा कर रही है उस पर, और इससे जो है बच्चों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस प्रकार से जो है वो सब्जियों को, फलों को खाने से जो है हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और कौन कौन से उससे जो है उन्हें जो है विटामिन मिलेगा सब्जियों से, फलों से, ये वो बता रही हैं। तो इससे जो है उनका ज्ञान का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। तो देखिए क्यों रोता है? आप देखते होंगे कि घर पे जो है छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी मम्मी से जो है उन्हें अलग किया जाता है तो वे रोने लगते हैं। उनको जो है अपनी मम्मी का गोद में रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि उनकी दादी की या किसी अन्य सदस्य की। ठीक है, इस चीज़ आपने देखा होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना अटैचमेंट रहता है उनके बच्चों को अपनी माँ से, जो है इतना अटैचमेंट क्यों रहता है? तो देखिए इसके पीछे कारण ये होता है कि उन्हें जो है संवेगात्मक रूप से वो जुड़ा हुआ रहता है। इमोशनली जो है वो बच्चा जो है अपने माता से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए जो है ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए वियोग दुश्चिंता नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, संवेगात्मक। ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण जो है वो रोता है जब भी वो अपने माँ से अलग होता है। ठीक है, तो हमने जो है सीटीपी के जितने भी क्वेश्चंस थे 29 जनवरी 2012 का पेपर का हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके देखना ना भूलिएगा। सीटेट फरवरी 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके वीडियोज़ को देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।